क्वेश्चन क्या था? होमवर्क दिया था एक सवाल कल। क्या सवाल होमवर्क दिया था? वाई आइसोब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन आइसोमर ऑफ ब्यूटीन। मतलब कौन सा आइसोमर था? सिस ट्रांस वाला आइसोमर ऑफ ट्रांस भी है और सिस से भी ये स्टेबल होता है। ठीक है, ट्रांस ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन, C डबल बॉन्ड C, CH3 CH3 H। सही है। और सिस भी लिख लो, सिस नहीं दिए तो होमवर्क में। सिस और ट्रांस में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? ट्रांस। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा दूर होता है, वहाँ पे वो लगता है। क्या लगता है? स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है ना, बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पर इन दोनों में क्या दिक्कत है? ऐसा यहाँ पे अगर अल्फ़ा एच देखोगे तो 6 आ रहे हैं अल्फ़ा एच। यहाँ पर अगर अल्फ़ा एच देखोगे तो भी 6 आ रहे हैं, 6 अल्फ़ा एच आ रहे हैं, है ना। कॉन्जुगेशन वगैरह सब कुछ मतलब एक तरह से क्या है? सेम है। रेजोनेंस हो नहीं रहा है इसमें, तो फिर वाई आइसोब्यूटेन इज मोर स्टेबल देन ट्रांस 2 ब्यूटीन। रीजन सोच पाए थे? बताओ जल्दी, सोच पाए हो तो? नहीं सोच पाए रीजन? देखो, अब जब ऐसे नहीं सॉल्व होता सवाल तो हमें क्या करना पड़ता है? इसका हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाओ। क्या करो? हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाओ। यहाँ पे तुम्हें एक एच दिख रहा है, C H और H। ये H क्या होगा? H किस तरह से शिफ्ट होगा? इधर H ये शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर यहाँ कॉन्जुगेशन हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। तो अगर इसका हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनेगा? यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या ये हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाना बताए थे ना? इस H को यहाँ शिफ्ट करोगे या माइनस, फिर यहाँ कॉन्जुगेशन हो जाएगा। ये बोल दो स्पाई बॉन्ड ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, इसका भी बनाओ भाई, इसका भी बनाओ। H क्या करा दो? जितने नंबर ऑफ अल्फ़ा H ज़्यादा होते उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनता है, बताए थे। लेकिन दोनों में 6 हैं तो 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा। चलो इसका भी बनाएं। H ऐसे शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में चला जाएगा इधर। तो इसका अगर हाइपर कॉन्जुगेटेड HS बनाएं तो क्या आ जाएगा? C, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, और ये H नेगेटिव चार्ज किधर आ जाएगा? इस वाले कार्बन में आ जाएगा ना। ये इसका हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है। ये आइसो का है और ये ट्रांस का है। आइसोब्यूटीन का है, ये ट्रांस ब्यूटीन का है। अब बताओ, ये एक कार्बोएनाइन है, आइसो कार्बोएनाइन है, आइसोब्यूटीन कार्बोएनाइन। ये ट्रांस ब्यूटीन कार्बोएनाइन है। ये कार्बोएनाइन 1 डिग्री है, ये कार्बोएनाइन 2 डिग्री है। 3 डिग्री नहीं, 2 डिग्री कार्बोएनाइन। 1 डिग्री एनाइन ज़्यादा स्टेबल होता है या 2 डिग्री एनाइन ज़्यादा स्टेबल होता है? 1 डिग्री एनाइन या 1 डिग्री एनाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, पता है ना। जैसे ये है ना, तो एक एल्काइल ग्रुप लगा है, वो क्या कर रहा है? इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगता है ना एल्काइल ग्रुप का। और ये 2 डिग्री है, यहाँ पर 2 दे रहे हैं, तो ये ज़्यादा नहीं स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू। तो रीजन क्या है? ये रीजन है तुम्हारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे 1 डिग्री एनाइन कार्बोएनाइन बनेगा, यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोएनाइन बनेगा। और 1 डिग्री कार्बोएनाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोएनाइन। अच्छा, इसको भी समझ लो साथ ही साथ।
और ट्रांस सिस वाला क्या होता है? सिस वाले का तो रीजन पता है ना, सिस वाला क्यों ज़्यादा वो होता है? देखो सिस वाले में भी अगर हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाओगे तो H इधर आएगा, H इधर, H इधर, ये H ऐसे शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर नेगेटिव चार्ज जो होगा वो कॉन्जुगेशन में होगा। तो नेगेटिव चार्ज किधर आ जाएगा? इधर CH2 और इधर क्या रहेगा? CH3H। ये भी तो 2 डिग्री एनायन ही बन रहा है, 2 डिग्री कार्बो एनायन ही तो बन रहा है। ये भी आइसो से अनस्टेबल होगा, बट ट्रांस से क्यों ये अनस्टेबल हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक, क्योंकि दो बल्कि ग्रुप क्या हो गए? सेम साइड लग गए, दो बल्कि ग्रुप सेम साइड लग गए, समझे? तो कैसे याद रखोगे? अभी एक्सप्लेनेशन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुमको एक नोट बनाओ, IMP इम्पोर्टेंट नोट, पहला IMP नोट कर लो, फिर IMP बना करके लिखो। ठीक है, लिखना आइसोब्यूटीन इज मोर स्टेबल isomer of butene, is most stable isomer of, is most stable isomer of butene। ठीक है, दैट इज शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कैसे याद रखोगे। ITC याद रहेगा ना, ITC एक कंपनी है जिसकी ये टी शर्ट है, ITC एक ब्रांड है ना। तो इस तरह से आइसो, ट्रांस और सिस ब्यूटीन, पहला इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, एग्जाम्पल दे कुछ, सॉल्व करोगे। पांच एग्जाम्पल है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, नोट कर लो फिर सॉल्व करो। हो गया सॉल्व? बताओ भाई, पहला में कौन स्टेबल है? ये वाला है, ये वाला, ए या बी? ए स्टेबल है, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक, सेकंड में कौन स्टेबल है? सेकंड में भी ये है। ये क्यों है? क्योंकि देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज ये भी है, रेजोनेंस स्टेबलाइज ये भी है। अब देखेंगे हम अल्फा एच, इसमें अल्फा, ये अल्फा, तो 2 2 4 3 7 अल्फा है। इसमें अल्फा एच, ये अल्फा है एक, यहाँ अल्फा है, यहाँ अल्फा कितने हैं? 3, तो 3 अल्फा और यहाँ 7 अल्फा, तो जीतेगा ये। थर्ड वाले में कौन ज़्यादा स्टेबल आएगा? देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो ये जीत जाएगा थर्ड वाले में, कुछ और देखना ही नहीं। हाँ, ये वाला जीतेगा। फोर्थ में ये वाला, फोर्थ कौन होगा स्टेबल? ये वाला अल्फा एच जिसके ज़्यादा होंगे। देखो यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो 3 3 पाई बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अरे यहाँ 2 ही है बस। यहाँ पे एक ही बार रेजोनेंस स्टेबलाइज, मतलब 2 पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस स्टेबलाइज है यहाँ पर। ये वाला होगा अल्फा एच नो डाउट इसमें ज़्यादा आ रहे होंगे, है ना, लेकिन 3 बार है ना इसमें रेजोनेंस, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। यहाँ पर एक ही बार है डबल सिंगल डबल, है ना। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ए या बी? बी, तो बी ज़्यादा स्टेबल होगा ए से। फिफ्थ वाला, फिफ्थ में ए क्यों है भाई? अल्फा एच का
फिर उन्हें स्टेबलाइज दोनों नहीं है। दोनों नहीं, अल्फा एच देखेंगे, ये अल्फा, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, मतलब 3 3 6 2 8 10 है, 10 अल्फा एच। और इसमें इसमें हम कितने? ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये अल्फा है, 5 ही हैं सिर्फ, 5 अल्फा एच है। तो जीतेगा कौन भाई? 10 वाला जीतेगा। ठीक, एक और एग्जाम्पल दें। ठीक है, बताओ। कॉमन नेम पता है? पहले कहाँ सबके पता है। बताओ। मेटाफिनाइल। ठीक है, बस रहने दो। अब स्टेबिलिटी बताओ। स्टेबिलिटी नहीं बता। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? सी है। चलो नाम बता देते हैं हम। ये कहलाता है, ये क्या कहलाता है? टॉलिन। टॉलिन। अब टॉलिन सॉरी। अब क्या हो जाएगा ये? टॉलिन। एक और CH3 लगा देते हैं तो ये बन जाता है जाइलीन। और कैसा जाइलीन है? मेटा। मेटा जाइलीन है। ठीक है, ये पैराजाइलिन ये है पैराजाइलीन, और ये है ऑर्थोजाइलिन। ये है ऑर्थोजाइलिन। तो तुम बोल रहे हो सबसे ज़्यादा ऑर्थो होगा, फिर मेटा। फिर पैरा। क्या सोच करके बोल रहे हो? ये हम पास, मतलब जो दोनों ग्रुप पास हैं इनका। दोनों ग्रुप पास हैं तो ये स्टेबल ज़्यादा होगा, क्योंकि अल्फा तो सब में सेम ही है। हाँ। तो दोनों ग्रुप पास में तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी ऑर्थो की। वो है ना स्टेरिक, वो लग जाएगा ना स्टेरिक। हाँ, तो जिसमें स्टेरिक छोड़ो, देखो अब एक्सप्लेनेशन। स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो, तुम ये बोल रहे थे, देखो जरा। ऑर्थो इज मोर स्टेबल देन पैरा देन मेटा। ऑर्थो को सबसे ज़्यादा स्टेबल बोल रहे हो तुम, और ऊपर से रीजन भी ये दे रहे हो कि सस्ते वाला नशा करके आए हो, बस तुम, और कुछ नहीं है। ऊपर से रीजन भी दे रहे हो कि दोनों पास पास लगे इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल होंगे कि अनस्टेबल होंगे? अरे यार इसको बोलो, जो दूर दूर लगे हुए वो ज़्यादा स्टेबल। वीड एनर्जी ले ली तुमने आज। देखो इसमें अल्फा एच तो सब में सेम ही है ना भाई, 6 6 6 6। पास दूर करके देखें क्या, पास कौन है, दूर कौन है? सबसे ज़्यादा दूर तो पैरा है, तो पैरा होना चाहिए। तुम्हारा तो एकदम गलत है, ये तो आंसर कोई भी नहीं देगा। दे सकता है तो एक चांस ये है कि भाई पैरा होगा, सबसे दूर है एल्काइल ग्रुप, फिर मेटा होगा, फिर, और ये भी गलत है भाई दबे। अब देखो कैसे गलत है। हमने बोला था जब इस तरह से फंस जाओ तो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाओ। तो बनाओ भाई हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, H H और H। ठीक है, क्या होगा? ये H को ऐसे शिफ्ट कराओगे, यहाँ पर नेगेटिव आएगा और ये डीलोकलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। समझ रहे हो? ठीक है, इसका हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाया। इसका बनाओ भाई, चलो। इसका कैसे बनेगा? सी, फिर इसके बाद भी तो डीलोकलाइज होगा ना, इसके बाद फिर से डीलोकलाइज होगा। तो और करा दें एक बार, देखो ध्यान से। एक बार इधर नेगेटिव आएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर। ठीक है, अब एक बार और होगा तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, है ना? हमने एक ही में दिखा दिया, समझ रहे हो ना? ठीक, चलो इसमें देखो H और ये H, तो ये H शिफ्ट होगा, इस कार्बन में नेगेटिव आएगा, इसके साथ कॉन्जुगेशन में जा कर के यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और इधर डबल बॉन्ड लग जाएगा। ये समझ में आ रहा है? बढ़िया है। फिर अब ये भी डीलोकलाइज होगा, फिर से कॉन्जुगेशन होगा, तो एक नेगेटिव इधर आएगा, एक नेगेटिव यहाँ पे। इधर पर आ जाएगा। ठीक है, ठीक। फिर से ये क्या होगा? ये वाले इसका भी बनाओ भाई, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इसका भी बनाओ। तो ये H यहाँ हटेगा, ये H क्या होगा? कुछ ऐसे शिफ्ट होगा
यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर वो कॉन्जुगेशन में जाएगा तो नेगेटिव चार्ज किधर आने का है, इधर आएगा नेगेटिव चार्ज CH3 ऐसा हो जाएगा और ये CH2, फिर नेगेटिव किधर आएगा, इधर आ जाएगा और फिर इधर आ जाएगा, डेल नेगेटिव बना दे रहे हो, ठीक है। ठीक, इसमें नेगेटिव किधर किधर आ रहा था, इधर। अब बता सकते हो तुम कौन ज़्यादा स्टेबल आ रहा है। देखो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है कौन सी पोजीशन पर, ये नेगेटिव कितने डिग्री है, 2 डिग्री। ये नेगेटिव कार्बोएनाइन 2 डिग्री एनाइन है, ये भी 2 डिग्री कार्बोएनाइन है। यहाँ पर अगर तुम देखो तो देखो ये 2 डिग्री कार्बोएनाइन, 2 डिग्री कार्बोएनाइन, ये हो गया 3 डिग्री कार्बोएनाइन, समझे। यहाँ पर देखो 2 डिग्री कार्बोएनाइन, 2 डिग्री कार्बोएनाइन, बट ये 3 डिग्री कार्बोएनाइन है। कौन सा, ये वाला, ये 3 डिग्री है, ठीक। अल्फा एच सब में सेम थे, ठीक है। और फिर हमने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाया तो देखा 2 डिग्री 2 डिग्री तो ठीक है, चलो। यहाँ पे एक 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे एक 3 डिग्री कार्बन है। बताओ 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल कार्बोएनाइन होता है या 2 डिग्री? 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? यहाँ पर भी एक और 3 डिग्री है, तो यहाँ पर 3 2 डिग्री हैं, यहाँ पर 2 डिग्री, एक 3 डिग्री, यहाँ पर 2 डिग्री, एक 3 डिग्री। तो जीतेगा इन तीनों में कौन? मेटा की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। फिर पैरा और ऑर्थो में तो डिसाइडेड है ना भाई, पैरा की ज़्यादा होगी। पैरा में भी सब सेम सिचुएशन है, बट जो CH2 देखो, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, बल्कीनेस, बल्कि ग्रुप आपस में पास पास लगे हैं, तो रिपल्सन होने की वजह से अनस्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू, गलत लिख दिया, फिर ऑर्थो, समझे। ये इम्पोर्टेंट नोट दूसरा है, IMP सेकेंड। तो इसमें लिख लेना, ये एक्सप्लेनेशन पहले लिख लो, फिर नोट करके लिख लेना। इसके चाहो तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना लो, फिर उसमें डेल नेगेटिव लगा करके दिखा दो, अदरवाइज समझ जाओगे तुम। नोट हो गया? तो ये ऐसे ट्रैक बना करके याद रख लेना, नोट लगा लो और लिख लो। मेटाजाइलिन इज मोर स्टेबल देन पैरा देन ऑर्थोजाइलिन, MPO जाइलिन, MPO जाइलिन, मप्पो जाइलिन। एक और था कौन सा, ITC और मप्पो जाइलिन। ITC ब्यूटीन था और ये क्या है, MPO मप्पो जाइलिन, जाइलिन, ठीक। मप्पो जाइलिन और ITC। मेटा में क्या होता है भाई, 3 2 डिग्री होते हैं। पैरा में क्या होता है, 2 2 डिग्री होते हैं और एक जो होता है 3 डिग्री। और ऑर्थो में 2 2 डिग्री होते हैं, एक 3 डिग्री होता है, बट वो वैन डर वाल रिपल्सन की वजह से। आइसोब्यूटीन में क्या होता है, 1 डिग्री होता है, ठीक है। ट्रांस में क्या होता है, 2 डिग्री होता है। और सिस में भी क्या होता है, 2 डिग्री, बट वैन डर वाल रिपल्सन की वजह से अनस्टेबल हो जाता है। तो ये 2 ट्रिक हैं, इनको याद रख लेना। रीजन आगे समझ में बहुत बढ़िया, नहीं आए समझ में तो बस डायरेक्ट याद रखो, मप्पो और ITC। मप्पो ITC फेमस है GOC में। एक और नोट बना करके लिखो, मक्को क्या है, MPO है। मप्पो, मक्को नहीं, मप्पो, MPO, MPO। ये लिख लो भाई, लिख लिया। एक और नोट बनाओ, ये एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट 2 नोट लिखाए हैं ना,
उनके रीजन भी बताएं, दोनों एडवांस लेवल के थे। इसको भी लिखो इम्पोर्टेंट नोट। तीसरा नंबर डालते जाया करो, नोट 1 नोट 2 नोट होंगे, एक होंगे IMP नोट, ठीक है। IMP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो डायरेक्ट ही याद रखने हैं, रीजन भी बताए जाएंगे बट डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है बताओ, एक डाईईन है। किस तरह की डाईईन है? इस तरह की डाईईन को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाईईन, ठीक। कॉन्जुगेटेड डाईईन, इस तरह की डाईईन को बोलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह की डाईईन को बोलते हैं आइसोलेटेड डाईईन। क्या कहते हैं? आइसोलेटेड डाईईन। ऊपर वाला है कॉन्जुगेटेड डाईईन, नीचे वाली क्या है? आइसोलेटेड डाईईन, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, एक मिनट, CH2 और CH3, ये भी डाईईन है एक तरह की, है ना। इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है कॉम्युलेटिव डाईईन, कॉम्युलेटिव डाईईन। आइसोलेटेड डाईईन, कॉन्जुगेटेड डाईईन और कॉम्युलेटिव डाईईन। बताओ भाई, इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? आइसोलेटेड या कॉम्युलेटिव या कॉन्जुगेटेड? कॉन्जुगेटेड सबसे ज़्यादा स्टेबल। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी? कॉन्जुगेटेड डाईईन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। फिर कॉम्युलेटिव डाईईन नहीं, फिर होगी आइसोलेटेड डाईईन, आइसोलेटेड डाईईन, फिर होगी कॉम्युलेटिव डाईईन। पहचान लोगे ना भाई कौन कॉन्जुगेटेड है? आइसोलेटेड कैसे पहचानोगे? आइसोलेट है ना, देखो दोनों बहुत काफ़ी दूर है, ये तो समझ में आ रहा कॉन्जुगेशन में है। और ये कॉम्युलेटिव मतलब पास पास हो गई। अच्छा बताओ, अब रीजन बताओ कॉम्युलेटिव क्यों अनस्टेबल है? कॉम्युलेटिव क्यों अनस्टेबल? क्योंकि उसका मन है इस वजह से। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो उसकी अल्फा एच के कारण कह सकते हैं। अल्फा एच के कारण कह सकते हो? कैसे कह सकते हो अल्फा एच के कारण? यहाँ दो ही अल्फा एच है ना बस। नहीं, अल्फा एच के कारण कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो, तुम सुने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करते हैं आपस में, है ना। यहाँ पर भी तो पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर पाई पाई क्या है? पास पास है, तो उनका रिपल्सन होगा, इसलिए वो अनस्टेबल होगा। तो यहाँ लिख लेना अनस्टेबल ड्यू टू पाई पाई रिपल्सन, पाई इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ज़्यादा पाई बॉन्ड अगर पास पास हो तो समझो वो कंपाउंड अनस्टेबल होता है। नोट कर लो इसको। फिर नेक्स्ट टॉपिक डालो, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। डालो भाई, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन मिटा दे। क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन? जिसमें हीट ऑफ हाइड्रोजन जैसे कि वायलाइजेशन एनर्जी ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट की, तीनों को मिला के भी उससे ज़्यादा है। पहले हाइड्रोजिनेशन को समझो, हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, फिर उसकी हीट को समझना। अभी हम हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहे हैं ना ये सबको, तो हाइड्रोजिनेशन पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्केन का। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्केन लिखो, इट इज फर्स्ट, यह मत लिखो, ये 12th में पढ़ोगे अपने आप ही। हाइड्रोजनेशन क्या होता है? देखो हमारे पास एल्कीन होता है, ये हमारे पास क्या है? एल्कीन।
हम इसको हाइड्रोजनेट कराते हैं, ठीक है। कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैट के प्रेजेंस में। कैट मतलब कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट जो होगा वो हो सकता है निकेल, पीटी, निकेल लेंगे या पीटी लेंगे या पीडी, पीडी भी ले सकते हैं। क्यों ये लेते हैं? क्योंकि देखो इनका जो निकेल, पीटी, पीडी इसलिए लेते हैं, क्या होता है हाइड्रोजनेशन में समझ लो। ये निकेल का 3D स्ट्रक्चर है, यहाँ पर वाइट्स होते हैं, तो क्या होता है H2 जो है वो इन वाइट्स में बैठ सकता है आराम से, ठीक है। मतलब हिसाब के वाइट्स होते हैं जहाँ पर ये H2 आराम से बैठ सकता है। तो क्या करते हैं हम एल्कीन को इससे टकराते हैं, टकराने की वजह से इसका ये पाई बॉन्ड टूटता है और ये H यहाँ पर पाई बॉन्ड टूटा, H लग गया, पाई बॉन्ड टूटा, H लग गया, समझे। ये फंडा होता है। सेम पीटी में होता है, पीडी में होता है। बाकी अदर मेटल, अदर कैटलिस्ट हम क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसमें इतनी अच्छी वाइट्स नहीं मिलती सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हाइड्रोजनेशन है। क्या होता है भाई, पाई बॉन्ड को तोड़ो और डबल को सिंगल करना है बस। एक्सपर्ट है डबल को सिंगल करने में। ट्रिपल होगा तो भी सिंगल, डबल को, हाँ ट्रिपल होगा तो उसको डबल में लेके आओ, फिर सिंगल में लेके जाओगे सिंगल मिलाना तो एक्सेस H2 लेना पड़ेगा तब। और ध्यान रखना कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ये कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। कैटलिस्ट लेने का एक और रीज़न होता है, देखो वो केमिकल काइनेटिक्स में समझोगे, 12th का चैप्टर है, लेकिन अभी भी समझ सकते हो। जब हम कैटलिस्ट देते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है। इस वजह से हमको कैटलिस्ट देना पड़ता है। ये रिएक्टेंट है तुम्हारा और ये है तुम्हारा प्रोडक्ट। इन दोनों के बीच के गैप को कहते हैं डेल्टा H, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर तुमने क्या दिया भाई, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराओगे तो रिएक्शन थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगी, मतलब रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी अगर तुम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराओगे, ठीक है। ये कर्व एक्टिवेशन एनर्जी का पढ़ोगे तुम केमिकल काइनेटिक्स में अच्छे से। ये होता है हाइड्रोजनेशन। अब भाई जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो हीट रिलीज़ होगी, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, 2 सिग्मा बन रहे हैं ना, पाई टूट रहा है। कैसी प्रोसेस होगी हाइड्रोजनेशन? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? ये हो रहा है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट क्या हो रही है, रिलीज, हीट रिलीज, ठीक। बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बनने जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड। पाई टूटेगा, सिग्मा बनेगा, हीट रिलीज हो रही है, ये हाइड्रोजनेशन होता है, ठीक है। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, लिखो। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। हाँ, हाइड्रोजनेशन समझ के क्या होता है, हाँ डेफिनेशन लिख लो। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ एल्कीन, when 1 mole of alkene undergo hydrogenation, when 1 mole of alkene undergo hydrogenation, ठीक। in presence of cat, in the presence of cat, ठीक। and this process is exothermic, and this process is exothermic, ठीक है। यहाँ पे हीट रिलीज होगी, ठीक है। इसको बना लो हाइड्रोजनेशन को, नोट कर लिए।
अब समझो, मोबाइल का भी बीमा होना चाहिए। समझो, अब करा लेंगे बीमा, टेंशन न लो। एक ग्राफ बनाते हैं, हाँ फिर समझाते हैं। ये ग्राफ देखो, दिख रहा है ये ग्राफ? एक ग्राफ दिख रहा है? ये तुम्हारा कौन सा ब्यूटीन है भाई? ट्रांस टू ब्यूटीन है। ये सिस है और ये नॉर्मल ब्यूटीन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये सबसे उससे भी ज़्यादा आइसोटोप। जो ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? ये ट्रांस है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी। फिर इसकी एनर्जी उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगी। फिर नॉर्मल ब्यूटीन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये अनस्टेबल है ना, अनस्टेबल ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, जब हमने क्या किया, इसके साथ रिएक्शन कराई, किसकी? हाइड्रोजनेशन कराया इसको इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो क्या होगा? डबल बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन लगा दोगे, डबल बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे ना। यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, तो जो हीट रिलीज़ होगी उसको हम कह देते हैं डेल्टा H1। क्या कह देते हैं? डेल्टा H1। हीट रिलीज़ होगी ना, तो हमने कह दिया भाई डेल्टा H1। सेम काम हमने यहाँ किया, इसको भी हाइड्रोजनेट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेट कराया, तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा और 2 सिग्मा बॉन्ड, एक ये बनेगा ही नहीं। और हीट रिलीज़ होगी, उसको हमने कह दिया डेल्टा H2। यहाँ पर भी क्या है? ट्रांस टू ब्यूटीन है, इसको हाइड्रोजनेट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो हमको क्या मिला? ब्यूटेन मिला, ब्यूटेन मिलेगा, ब्यूटेन, और हीट भी रिलीज़ होगी, इसको कहेंगे डेल्टा H3 कहेंगे। बताओ कौन ज़्यादा है? डेल्टा H1 ज़्यादा है, मॉडुलस बताना है, या डेल्टा H2? ऑर्डर बताओ कौन ज़्यादा है, बताओ भाई कौन ज़्यादा है? डेल्टा H1 इज़ ग्रेटर देन डेल्टा H2। देन क्या समझ में आया यहाँ से? इस ग्राफ से क्या समझ में आता है? कि जो ज़्यादा अनस्टेबल है, जो एल्कीन ज़्यादा अनस्टेबल है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है। जो मोस्ट स्टेबल है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बहुत कम है। आ रहा समझ में? इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है वो होती है लगभग -126 किलो जूल पर मोल। इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है वो होती है -120 किलो जूल पर मोल। इसकी जो होती है वो होती है 117 किलो जूल पर मोल अप्रॉक्स। सारी नेगेटिव में होंगी ना, समझे? तो डेल्टा H1 इज़ ग्रेटर देन डेल्टा H2 मॉड ऑफ डेल्टा H3। तो यहाँ से बहुत ही अच्छी बात हमें समझ में आई कि HOH होगा जो, या डेल्टा H जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ये है, अब देखो इसको हम यूज करेंगे 12th क्लास में, पहले चैप्टर में हाइड्रोकार्बन में, और तुम तब तक भूल जाओगे। और ऋषभ के केस में हमने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि उसको ये सब आता ही नहीं है। GOC का पूरा यूज है पूरी ऑर्गेनिक में। ठीक है, अब भाई हम क्या करेंगे? पहला मेथड प्रिपरेशन क्या है? देखो एल्कीन से एल्कीन बनाया, पहला मेथड ही होता है प्रिपरेशन करने का एल्कीन से एल्कीन बनाने में। पूछेंगे भाई बताओ कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सी एल्कीन में ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। जब कौन सा एल्केन बनेगा उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा। ऐसे तमाम सवाल बनेंगे जो तुम अभी कर लोगे। ठीक है, फिर 12th में दोबारा से कराएंगे। बनाओ इस ग्राफ को, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। समझ में आया? बस यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होता है वो होता है इस ऑर्डर में, इन्वर्सली रिलेशन में। लगता है कि भाई डायरेक्टली होना चाहिए, बट होता क्या है इन्वर्सली। नहीं लगता कि होना तो चाहिए वैसे, लेकिन अब क्या किया, जैसा वो कहेंगे वैसे ही करेंगे। जैसा कैसे? तुम नहीं माने क्या भाई इस बात को भी? इस बात को मान ली तो फिर जैसा वो थोड़ी ना, कॉन्सेप्ट जो होगा वो हम बताएंगे वो तुम मानोगे। सब एजम्पशन है।
काय का जंक्शन है, समझ में नहीं आ रहा क्या भाई। स्टेबल जो ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? क्यों ज़्यादा भी तो हो सकती है। अच्छा, जो स्टेबल ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अच्छा ज़्यादा, अच्छा हाँ। हैं, अभी तुम बैठे हुए हो। हाँ समझ गया आप, मुझे पता है आपने चखने वाला एग्जाम्पल दिया था मुझे। नहीं, स्टेबल देखो, स्टेबल क्या होता है, अभी तुम ऐसे शांति से बैठे हुए हो, तुम्हारी एनर्जी क्या है? कम हो। कम है। अब हम तुम्हें उठाएं गैस के बर्नर में बैठा दें या गरम तवा के ऊपर बैठा दें, तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तुम ऐसे उचकोगे, तुम अनस्टेबल हो जाओगे और एनर्जी तुम्हारी ज़्यादा हो जाएगी। अनस्टेबल फील करेंगे गरम। हाँ, समझ गए ना आप? बस ये एग्जाम्पल बताइए। हाँ, देखो सब में मिल रहा है ब्यूटेन, ब्यूटेन सब में मिल रहा है, बट हीट रिलीज सबसे ज़्यादा किस में होगी? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा किसकी होगी? इस वाले की, नॉर्मल ब्यूटेन की, जो ज़्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, अच्छा बताओ, नोट हो गया ये? इसको मिटा दे ग्राफ को। आ रहा है समझ में? 90 डिग्री या 180 डिग्री? 90 डिग्री समझ में आ रहा है? 180 डिग्री? 180 डिग्री, 180 डिग्री समझ में आ रहा है? मतलब इधर से सुना इधर से निकला, ऐसे बात यहाँ से गई, समझ में 90 डिग्री आना चाहिए भाई, इधर से गई आप ऐसा कह रहे कि ऊपर जाए। 90 180 का मतलब समझ लो अब, 180 का मतलब बात इस कान से गई, निकल गई इस कान से, 90 का मतलब गई इस कान से, घुस गई सीधे ऊपर, दिल में या नीचे, दिमाग में या ऊपर, क्या उल्टा बोल दिए? ऊपर दिमाग में। हाँ, नीचे दिल में। चलो छोड़ो, कहीं एक जगह जानी चाहिए, कोशिश करना दिमाग में जाए। दिल में ले जाए। हाँ, दिल से होते हुए दिमाग में जाए, वो ज़्यादा सही है। हाँ, दिल दिमाग का काफ़ी अच्छा कनेक्शन है। नहीं, ये दिल में जाएगी तो ज़्यादा बच जाएगी। बस ठीक है, ज़्यादा ना दिल में ले जाओ। चलो बताओ भाई, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी होगी ज़्यादा? देखें ज़रा, इसमें कितना है? दो ही तो हैं। हाँ, बी वाले की होगी ज़्यादा। बी वाले। बी वाली की क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि वो ने साइक्लेट नहीं है ना, अनस्टेबल है। देखो, अब तुमने अगर ये रूल लगाया तो गलत हो गया। ध्यान रखो, ये जो फॉर्मूला है, ये जो कॉन्सेप्ट है, वैलिड तब तक है जब तक तुम्हारे पास आइसोमर ऑफ एल्कीन है, या बोलें तो सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। लिख लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलिड टिल, ऐसे ही लिखो, वैलिड टिल आइसोमर ऑफ एल्कीन होना चाहिए। वही बात है, सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड जब तक सेम है, अभी तुमने कंपेयर करा था ना, तो सब में एक एक डबल बॉन्ड आ रहा था, नॉर्मल ब्यूटीन में भी, ट्रांस ब्यूटीन में भी, और सिस वाली ब्यूटीन में भी एक एक पाई बॉन्ड आ रहा था, तो तुम इससे बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 2 पाई बॉन्ड आ गए, यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड आ गया। अब तुम ये वाला फार्मूला नहीं लगाओगे, लगा दोगे तो तुम इसका आंसर क्या दोगे? पहला दोगे, दूसरा दोगे बी नंबर, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये केस फर्स्ट हो गया। केस फर्स्ट ऐसा केस जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो। केस फर्स्ट व्हेन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो? सेम हो। ठीक, केस सेकेंड, बाय द वे ऐसी चांस आ जाए, ऐसी सिचुएशन मिल जाए, व्हेन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज नॉट सेम। एग्जाम में ऐसा आ गया तो कैसे करोगे? तो देखो भाई, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HOH या डेल्टा H। ठीक है, जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड उतनी ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एक्सप्लेन कर पाओगे? आंसर हमने बता दिया, एक्सप्लेन तुम करके बताओ ज़रा, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, इतना पढ़ चुके हो केमिस्ट्री।
थोड़ा सा सोचो। क्यों भाई ऐसा है कि भाई नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा हैं, पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। क्यों है ऐसा बताओ। सोच पा रहे हो? जैसे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे तो ये जो अल्फा एच है वो उतने कम होगा, अनस्टेबल होगा वो कंपाउंड। तो ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है वो तो भगवान से वरदान मांग करके आता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। बताओ, सोचो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा जोर डालो, थोड़ा सा जोर डालो। देखो पाई बॉन्ड इसमें जितने ज़्यादा भाई, जिसमें मोर पाई, जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे, जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतने ही ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ना। हाँ। जितने ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड होंगे उतने ही ज़्यादा डेल्टा एच होगा, मतलब HOH उतना ही ज़्यादा होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही ज़्यादा होगा। देखो मोर पाई बॉन्ड होगी, जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड उतने ही ज़्यादा क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड, और उतनी ही ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। इसमें अगर देखो इसमें कितने भाई सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, इसमें अगर तुम H2 ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे इसमें, हाइड्रोजनेट अगर कराओगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। भाई एक बार ये पाई बॉन्ड टूटेगा, देखना इधर ध्यान से, एक बार ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक H इधर, एक H इधर, एक बार ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा, तीसरा और 4 सिग्मा बॉन्ड बने तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी। यहाँ पर 2 ही सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एक H इधर, एक H इधर। नोट कर लो इसको। केस फर्स्ट, केस सेकंड आया, कुछ क्वेश्चन देंगे उनको ट्राई करना। नोट हो गया? मिटा दें, अब सवाल देते हैं कुछ। कंपेयर, क्वेश्चन लिखो, कंपेयर डेल्टा एच। कुछ सवाल देंगे, ठीक है। ये 7 क्वेश्चन स्क्रीन में हैं, इनको सॉल्व करो। कंपेयर क्या करना है, सब में डेल्टा एच का ऑर्डर बताना है, किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है, उल्टा मत बता देना स्टेबिलिटी का, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस में ज़्यादा है, ए बी कर लो सब में, बताओ। हाँ भाई, पहले का आंसर क्या है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, सॉरी स्टेबल नहीं, किसकी ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी, सेकंड की ज़्यादा होगी, क्योंकि ये अनस्टेबल ज़्यादा है। अगर इसमें अल्फा एच देखोगे तो ये अल्फ़ा है और ये अल्फ़ा है, मतलब एक यहाँ से मिलेगा 3, मतलब 4 अल्फ़ा एच है। इसमें अगर देखोगे तो 3 यहाँ, 3 6, 2 8, 2 10, 10 अल्फ़ा है, तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है ना, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी ज़्यादा होगी। इसमें सेकंड में देखो, सेकंड में भी कौन होगा, बी वाला ही होगा ना, क्यों होगा, ए वाला होगा, ए वाला होगा। हाँ। अगर इसके अल्फ़ा देखोगे तो कितने हैं, अल्फा क्यों, एच भी तो दे सकते हैं। अगर तुम अल्फ़ा एच देखोगे तो इसके 3 3 6, 3 9, 3 12। यहाँ पर अल्फ़ा एच जो है वो 12 में। यहाँ पर अगर अल्फ़ा एच देखोगे तो 3 और 1 4 ही अल्फ़ा है, तो स्टेबिलिटी ये है, कोई डाउट नहीं कि ये स्टेबल ज़्यादा है, बट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लेस स्टेबल का होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर ये हो जाएगा। थर्ड में कौन ज़्यादा होगा, थर्ड में भी सेकंड वाला ज़्यादा होगा, बी वाला ज़्यादा होगा ना। क्यों भाई, इसका अल्फ़ा एच देखोगे तो 3 3 6, 2 8, 2 10, 10 अल्फ़ा एच है। इसमें अगर अल्फ़ा एच देखोगे तो एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से, बोले तो कितने हो जाएंगे, 4 अल्फ़ा। स्टेबल ये है बट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी ज़्यादा है। फोर्थ में भी बी ज़्यादा है। अल्फ़ा एच देखो, 2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, 4 6 और 8। इसमें अगर देखोगे तो 1 अल्फ़ा, 2 1 3, 3 2 5 अल्फ़ा और यहाँ पे 8 अल्फ़ा। तो स्टेबल ये है बट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बी की ज़्यादा होगी। फिफ्थ में ए ज़्यादा होगा या बी, ए ज़्यादा होगा। ए क्यों ज़्यादा होगा,
क्योंकि इसके एक अल्फ़ा एच ही है, एक ही अल्फ़ा एच है। इसमें अगर अल्फ़ा एच काउंट करोगे तो 3, एक 4 और एक 5 अल्फ़ा है। ठीक है, इसमें सिक्स्थ में बी वाला बी वाला होगा। क्यों होगा भाई बी वाला? क्योंकि इसके अल्फा ज़्यादा है। इसके अल्फ़ा क्या है? कम है, सॉरी कम है। देखो एक अल्फ़ा यहाँ पर है, एक ही अल्फ़ा, 3 अल्फ़ा एच है ना। इसमें अगर देखोगे तो 2 अल्फ़ा है, ये 3 अल्फ़ा है, 2 अल्फ़ा है, तो 2 अल्फ़ा वाला की ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। फिर 7th में बताओ। दोनों में सेम अल्फा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम है, अल्फा भी सेम है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम, हमें तो स्टेबिलिटी से मतलब होता है ना। अगर अल्फ़ा एच देखोगे, अच्छा हाँ, तो ये ए वाला होगा हाइड्रोजन। अल्फ़ा एच तो सेम आ रहे, 4 आ रहे ना, 4 अल्फ़ा एच। ठीक है, अब देखोगे रेजोनेंस देख लो ना, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। तो स्टेबल ये ज़्यादा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, नोट कर लो ये सवाल, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक।